जोशीमठ उत्तराखंड का गेटवे, मतलब ये कि जोशीमठ जाए बगैर आप चारधाम यानी कि बद्रीनाथ केदारनाथ नहीं जा सकते हैं। हेमकुंड साहिब पहुंचना हो या फिर फूलों की घाटी या फिर औली, वहीं से होकर जाया जा सकता है। लेकिन डर इस बात का है कि कहीं जोशीमठ से आगे जाने वाले रूट ही बंद ना हो जाएं, क्योंकि जोशीमठ धंस रहा है, दरक रहा है और इसकी वजह क्या है वो भी आज समझने की जरूरत है। बेतरतीब निर्माण, अनियंत्रित विकास और पहाड़ों का कटाव, इसके अलावा सड़क चौड़ीकरण, बोरिंग से खुदाई, ये वो कारण हैं जो प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं जोशीमठ की मौजूदा स्थिति के लिए। बिल्कुल, पानी का रिसाव हो रहा है क्योंकि जगह जगह कंस्ट्रक्शन की वजह से जो पानी के प्राकृतिक स्रोत हैं उनको नुकसान हो रहा है, तो वहां से पानी का रिसाव हो रहा है। ऊपरी मिट्टी का कटाव, इसकी वजह भी यही बात बताई जा रही है। गगनचुंबी इमारतें बनाई जा रही हैं जो कि क्षमता से कहीं ज्यादा बोझ जोशीमठ पर बढ़ा रही हैं। मतलब ये कि जिस जोशीमठ की पहचान सामरिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और पर्यटन की दृष्टि से होती आई है, वहां इतने डेवलपमेंट हुए कि अब वो शहर धीरे धीरे पाताल में समा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। जोशीमठ तबाही के मुहाने पर खड़ा है और इसकी वजह है भूधसाव, जिसके चलते पूरा शहर दिन ब दिन विलुप्त होने की कगार पर है, क्योंकि घरों में दरार है और मुसीबतों का पहाड़ है। लेकिन जिस हालात में जोशीमठ दिन गिन रहा है, अपनी बर्बादी का तमाशा देख रहा है, उसके पीछे आखिर वजह क्या है? क्यों पूरा शहर पाताल में समाता जा रहा है? क्यों लोग घर छोड़ रहे हैं? क्यों पूरे शहर में सन्नाटा पसरा है? तो इसका जवाब है प्रकृति से छेड़छाड़ और उन चेतावनी निर्देशों की अनदेखी जो सामरिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस इलाके के संरक्षण के लिए समय समय पर दिए गए थे। जोशीमठ की त्रासदी आज देश के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से हिमालय और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के कौन से दुष्परिणाम हो सकते हैं। जोशीमठ में जो कुछ भी हुआ उसके बहुत से कारण हैं। उन कारणों में मुख्य रूप से तो यह भी है कि जितनी एक क्षेत्र विशेष की क्षमता होनी चाहिए उससे बहुत आगे जोशीमठ पहुंच चुका था। 2.5 किलोमीटर में अगर 4000 मकान हो, कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हो, तो उस पर वो दबाव पड़ना स्वाभाविक था, क्योंकि हिमालय खुद एक मलबे में बसा है और उसकी संरचना को किसी भी रूप में बहुत स्थायी और मजबूत नहीं कहा जा सकता है। हमारे यहाँ क्या वहाँ की डिजायरेबल लैंड यूज होनी चाहिए, किस एरिया में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, कहाँ पे हमें पब्लिक यूटिलिटी बनानी चाहिए, कहाँ पे हमें हैबिटेशन बनाने चाहिए, उसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलेटेड पॉलिसी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ तो बहुत हमें इमीडिएटली करनी पड़ेगी। आधुनिकता की चकाचौंध में हजारों गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। क्षमता से कई गुना ज्यादा बोझ डाल दिया गया है। पहाड़ के सीने को चीरते हुए कई टनल निकाले गए हैं। पहाड़ में ट्रेन पहुंचाने को ललायत लोगों ने विकास के नाम विनाश की तरफ धकेल दिया है। अनगिनत ब्लास्ट हुए, धमाके किए गए, जो दशकों तक होता रहा, लेकिन अंत के इस दौर में वो पहाड़ टूट रहा है, बिखर रहा है, दरक रहा है, जिसे बचाने की कुछ कोशिशें अंतिम वक्त में हो रही हैं। लेकिन ये सभी कोशिशें बेकार हैं, क्योंकि जोशीमठ अंतिम सांसें गिन रहा है। यहाँ तक कि सरकार ने भी माना कि डेवलपमेंट के नाम पर पहाड़ से छेड़छाड़ गलत है, जिसे रोकना अत्यंत जरूरी है। विकास जो बहुत तेज गति से हो रहा है, जिसके बारे में लोगों ने यहाँ बताया भी है, आप सब लोग भी देख रहे हैं, मीडिया के बंधु भी देख रहे हैं, उस पर थोड़ा हम ये कोशिश करेंगे आगे से कि जो इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का संतुलन बना रहे और जो तेज गति से हो रहा है उसको थोड़ा कम किया जाए। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे जितने भी शहर हैं, आज जोशीमठ की बात आई है, जोशीमठ के साथ साथ उत्तराखंड के जितने शहर हैं उनकी धारण क्षमता का भी हम आकलन करवाएंगे कि उनकी धारण क्षमता कितनी है। अगर उस क्षमता से ज्यादा अगर कहीं पर निर्माण हो गया है तो उसको हम तत्काल रोकेंगे। अब आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं, जब डेवलपमेंट के नाम पर जोशीमठ से छल हुआ। 24 दिसंबर 2009 टनल बोरिंग द्वारा खोदा जा रहा था। नतीजा ये कि जोशीमठ में पानी रिसने लगा। 700 से 800 लीटर तक पानी डिस्चार्ज हुआ था, जिससे इमारतें कमजोर होनी शुरू हो गई। साल 2010 एनटीपीसी ने प्रोजेक्ट रिसर्च का जिम्मा सौंपा। प्राइवेट जियोलॉजिकल कंपनी को जिम्मा मिला। ऊपरी तौर पर आकलन और प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई गई।
प्रकृति से छेड़छाड़ की वो तस्वीर अब भी जहन में है, जब 2021 में तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था तो ग्लेशियर ओवरफ्लो होने की वजह से वहां कई लोग मारे गए थे, जिनमें से कई लाशों का पता आज तक नहीं चल पाया है। लेकिन इससे फर्क किसे पड़ा? इतनी बड़ी आपदा के बाद भी पहाड़ों पर विकास के नाम पर पेड़ उखड़ते रहे, सड़क और टनल बनाने के नाम पर पहाड़ तोड़े गए, जरूरत से ज्यादा डैम में पानी रोके गए और इसका नतीजा सबके सामने है। अब सवाल ये उठता है कि इस बर्बादी के लिए कौन जिम्मेदार है? जैसा सीएम धामी ने कहा, डेवलपमेंट के नाम पर पहाड़ से छेड़छाड़ आगे नहीं होगा, तो ऐसे में सरकार और प्रशासन के अलावा वहाँ के लोग भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है, जिन्होंने जानते बूझते जहाँ चाहा वहाँ मकान बनाए और रहने लगे। लेकिन अब वही आशियाना छोड़ना मजबूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जोशीमठ में प्रकृति से छेड़छाड़ के साथ ही निर्देशों की भी अनदेखी हुई। दरअसल 1975 में यूपी सरकार ने सर्वे के आदेश दिए थे। 1976 में सर्वे रिपोर्ट आई थी। गढ़वाल कमिश्नर एमसी मिश्रा की अध्यक्षता में आयोग का गठन हुआ था, जिसमें भूवैज्ञानिक और इंजीनियर्स शामिल थे। कुल 18 लोगों की ये टीम थी, जिन्होंने 1976 में एक रिपोर्ट पेश की थी, जिन्होंने कहा था कि ये पूरा का पूरा इलाका बहुत ही संवेदनशील है। पत्थरों को बिल्कुल भी न छेड़ने की सिफारिश की गई थी। उस सर्वे के दौरान निर्माण को सीमित दायरे में समेटने की गुजारिश की गई थी और कहा गया था कि जोशीमठ ग्लेशियर की मिट्टी पर बसा एक शहर है। बावजूद इसके विकास के नाम पर निर्माण कार्य हुए, सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पहाड़ों का कटाव हुआ, क्षमता से ज्यादा गगनचुंबी इमारतें यहां पर बनाई गई और इसका नतीजा आज सबके सामने है। जोशीमठ खाली हो रहा है और अब पीड़ितों का पुनर्वास एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। सरकार ने प्रभावितों को बाजार दर पर मुआवजा देने का ऐलान किया। लोगों के पुनर्वास को लेकर सीएम धामी खुद दलबल के साथ मौके पर मौजूद हैं। सरकार का कहना है कि किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार उनके साथ खड़ी है। फौरी तौर पर अंतरिम राहत दी जा रही है कि कोई अंतिम राहत नहीं। जोशीमठ भूधसाव की जद में अभी तक 723 घर आ चुके हैं। 450 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में ठहराया गया है। चुनौती अब लोगों के पुनर्वास की है। पुनर्वास और राहत कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बुधवार को प्रभावित लोगों से बातचीत की। प्रभावित की ओर से अलग अलग सुझाव आए। लोग चाहते हैं कि उन्हें जोशीमठ के आसपास बसाया जाए। कुछ पीपल कोठी में बसाने की मांग कर रहे हैं। इन दोनों में पैरिटी नहीं लाया जा सकता है। बद्रीनाथ में मार्केट रेट के 6 गुना तक भी पैसे दिए गए थे। वो इसलिए दिए गए थे कि वहाँ पर सरकार का एजेंडा था। सरकार वहाँ का पुनर्विकास चाहते थे। अब उसमें स्टेक होल्डर्स की सहमति प्राप्त करने के लिए सरकार ने एक बहुत अट्रैक्टिव पैकेज दिया है। ये एक डिजास्टर है। इसकी पैरिटी केवल वरुणावत के साथ हो सकती है और वरुणावत में जो पैकेज दिए गए थे उसके बराबर के पैकेज यहाँ दिए जाएंगे। सरकार की ओर से प्रभावितों को मार्केट रेट पर मुआवजा देने की बात कही गई, लेकिन इसको लेकर भी प्रभावितों में संशय बना हुआ है। प्रभावितों का कहना है कि मार्केट रेट क्या हो यह भी तय नहीं है। हर जगह जमीनों के अलग अलग रेट हैं। लोगों की अलग अलग मत है। कुछ लोग जोशीमठ के आसपास ही सेटल होना चाहते हैं। कुछ लोगों का मत है कि थोड़ा दूर पीपल कोटी वगैरह में सेटल होना चाहते थे। जो 2 होटलियर्स हैं वो खासतौर पर पीपल कोटी जाना चाहते हैं। तो सबके विकल्प हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और हो सकता है कि ये एक मिक्सड पैकेज बन जाए। सबको अपने अपने विकल्प के अकॉर्डिंगली एंटरटेन किया जाएगा। बहरहाल सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है कि प्रभावितों की हर शंका का समाधान किया जाए, लेकिन प्रभावितों का एक बड़ा धड़ा अब भी धरने पर बैठा हुआ है। देखना होगा कि सरकार बीच का क्या रास्ता निकालती है। न्यूज़ 18 के लिए जोशीमठ से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सियासी जंग छिड़ी हुई है। खुद को मुस्लिमों का मसीहा कहने वाले ओवैसी और बर्क जैसे नेता सामने आ गए हैं और विरोध शुरू कर चुके हैं। किसी ने मुस्लिमों को नंबर 1 कह दिया तो किसी ने भागवत के बयान को सियासी बताया। दरअसल मोहन भागवत ने कहा था कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम अपने वर्चस्व वाले बयान छोड़ दे, भड़काऊ बयानों से बचने की जरूरत है। आगे उन्होंने कहा था कि हिंदू समाज, हिंदू धर्म संवेदनशील है। विदेशी आक्रमणकारी तो नहीं रहे, विदेशी षड्यंत्र, विदेशी प्रभाव अभी भी मौजूद है।
सोच बदली, क्या अब बदल जाएगा नजारा? विचार बदली, क्या बदल जाएगा अब विवादों का पिटारा? बयान बदले, क्या अब मिट जाएंगी धर्म की दूरियां? क्या वो दीवार टूट जाएगी जो हिंदू मुस्लिम के बीच खड़ी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मोहन भागवत एक बार फिर मुस्लिमों को देश के विकास में पुरोधा बता रहे हैं। मोहन भागवत ने एक बार फिर मुस्लिमों को स्वतंत्र बता दिया और देश में नहीं डरने की बात कह डाली। दरअसल एक इंटरव्यू में मोहन भागवत ने कहा, मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं, मुस्लिम अपने वर्चस्व वाले बयान छोड़ दें, भड़काऊ बयानों से बचने की जरूरत है। हिंदू समाज, हिंदू धर्म संवेदनशील है, विदेशी आक्रमणकारी तो नहीं रहे, विदेशी षड्यंत्र, विदेशी प्रभाव मौजूद हैं। जो आज हमारे भारत में मुसलमान हैं, उनको कोई नुकसान नहीं, वो है, वो रहना चाहते हैं, रहे, पूर्वजों के पास वापस आना चाहते हैं, आए, उनके मन पर है। हिंदुओं में ये आग्रह है नहीं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बढ़े, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बनना, ये छोड़ना पड़ेगा। ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। कम्युनिस्ट है, उनको भी छोड़ना पड़ेगा। संघ प्रमुख ने भले ही ये कहा कि मुसलमानों को देश में डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को एक नसीहत भी दी है। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को अपने वर्चस्व वाले बयान छोड़ देने चाहिए, क्योंकि देश में विदेशी आक्रमणकारी तो नहीं रहे, लेकिन विदेशी षड्यंत्र और विदेशी प्रभाव अभी भी मौजूद है। यानी ये कि देश में एक युद्ध जन्म ले रहा है, तो लोगों को अति उत्साही होने की संभावना है और इसलिए भड़काऊ बयान दिए जाएंगे, जिससे बचना है। भागवत का ये बयान तब आया जब लोकसभा चुनाव नजदीक है और विपक्ष भ्रम की स्थिति बनाने की कोशिश में है। लोग मतभेद पैदा करने की बात करते हैं। जो लोग कहते हैं कि संसाधनों पे माइनॉरिटी का हक है, 10 साल सरकार चलाते हैं, जो लोग हिंदू धर्म को गालियां देने का काम करते हैं कि राम भगवान राम थे ही नहीं, राम मंदिर था ही नहीं, मंदिरों में लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं, दुर्भाग्य से मैं हिंदू हूँ, ये सब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के वक्तव्य हैं। तो उनको भी अपना आकलन करना चाहिए कि वो कहाँ खड़े हैं। कभी भगवान आतंकवाद कहते हैं, क्या जितनी बातें हिंदू धर्म के बारे में कहते हैं, क्या अन्य धर्म के बारे में भी हिम्मत करते हैं क्या कभी? मुसलमान अपने आप को बड़ा मानना छोड़ दें तो मोहन भागवत जी, मैं तो बड़े अदब के साथ कहूँगा, हमें अपना छोटा भाई मान लीजिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम बड़े भाई हैं, लेकिन आप तो छोटा भाई मानने को तैयार नहीं हैं। छोटे भाइयों के ऊपर जुल्म नहीं किया जाता। बीजेपी की सरकार जिस तरीके से आज माइनॉरिटीज़ के साथ बिहेव कर रही है, क्या आप इसे जस्टिफाई करते हैं? हम छोटा भाई बनने को तैयार हैं, आप हमें छोटा भाई मानने को तो तैयार होइए। देश में कई ऐसे विवाद हैं जो हिंदू मुस्लिम के बीच दीवार बनाती हैं, जो हिंदू मुस्लिम में भेदभाव पैदा करती हैं, जो दो धर्म में वर्चस्व को बढ़ावा देती हैं। तो क्या मोहन भागवत के मुस्लिमों के प्रति झुकाव से अब नजरिया बदल जाएगा? जैसे हिजाब विवाद, जनसंख्या विवाद, ज्ञानवापी विवाद, मथुरा जन्मभूमि विवाद, मदरसों का सर्वे, वक्फ बोर्ड सर्वे, स्कूल सिलेबस में गीता, ये तो वो विवाद हैं जिस पर राजनीति भी खूब होती है। एक तरफ पक्ष तो दूसरी तरफ विपक्ष सुविधा के हिसाब से मौके को भुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन केंद्र में हिंदू मुसलमान की राजनीति ही होती है। लेकिन संघ का संदेश साफ है, डरने की नहीं बल्कि साथ रहने की जरूरत है और उन बयानों को दरकिनार करने की जरूरत है जो भेदभाव पैदा करते हैं। ये हम इक्वालिटी की बात करें तो आप सुप्रीमेसी की बात, आप सुप्रीमेसी की दिखा रहे हैं अपनी। आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो आप रूलर है और हम रूल्ड हैं। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इक्वल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। अब उनके लिए डाइवर्सिटी एंटी नेशनल है, उनके लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस परेशान कुन है। वो तो सिर्फ एक लैंग्वेज, एक झंडा, एक कल्चर की बात करते हैं। हम तो बोल रहे हैं कि भारत में डाइवर्सिटी है, भारत में हजारों कल्चर हैं, कई जबानें बोली जाती हैं, कई मजहब को मानने वाले हैं, वो उसको मानते नहीं उस चीज को। मुसलमान अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता मुसलमान, और बेखौफ। बहरहाल वो इन मोहन भागवत हो या कोई भी हो या प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, हम तो अल्लाह से डरते हैं। और जो हमारी जिंदगी यहाँ पर है
बहरहाल हमने देश की वफादारी के साथ जिंदगी गुजारी है। हमने जेलें काटी हैं, सीने पे गोलियां खाई हैं, फांसियां खाई हैं, लेकिन देश को बचाने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए बहरहाल सब कुछ किया है। सारी कुर्बानियां हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन हम नंबर 2 के नहीं हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इससे पहले 22 सितंबर 2022 को दिल्ली के मस्जिद में मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी और अन्य मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की थी और उनका हाल जाना था। उसके बाद भागवत मदरसा भी गए, मुस्लिम बच्चों से संवाद किया, लेकिन जो विवाद दोनों धर्मों के बीच अब भी बना है, क्या उस तरफ सोचने, समझने, देखने और महसूस करने का नजरिया बदल जाएगा? क्या मुस्लिम धर्मगुरु साथ साथ विकास पर बात करने को राजी होंगे? क्योंकि संघ प्रमुख ने डरने की नहीं बल्कि देश के माहौल को खराब करने वाले आक्रांताओं से सावधान रहने की नसीहत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात ग्लोबल समिट की कर लेते हैं। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले पूरी तरह से माहौल तैयार हो चुका है। पहले विदेश, फिर देश और अब मंडलवार निवेश की बहार हो रही है। समिट के लिए आज लखनऊ में रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेश के साथ ही विभिन्न राज्यों के निवेशक भी शामिल हुए और 56,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव यूपी सरकार को मिला है। अब आपको बता दें कि किस कंपनी से कितना निवेश आने वाला है। सिटी गोल्ड कॉर्पोरेशन ने 26,000 करोड़ के निवेश की बात कही, तो वहीं पर नेक्सजेन एनर्जिया 15,000 करोड़ का निवेश करने वाली है ये कंपनी। वरुण बेवरेज 3400 करोड़, तो रिमझिम इस्पात की ओर से 2,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। वार्ड विजार्ड की तरफ से 1500 करोड़ का प्रस्ताव आया है। हल्दीराम ग्रुप में 1400 करोड़ का प्रस्ताव दिया है। सिग्मा बैटरी बेंगलोर की तरफ से 1000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला है। एसपीएस कनाडा ग्रुप की तरफ से 1000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला है। उत्तर प्रदेश को नए भारत का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोर्चे पर हैं। पहले विदेश, फिर देश और अब प्रदेश से निवेश जुटाने की पहल की जा रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले राजधानी लखनऊ में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में अलग अलग क्षेत्र के इन्वेस्टर्स शामिल हुए। इस मीटिंग में निवेशकों को बताया गया कि किस तरह से लखनऊ में अगर उन्हें कोई जमीन लेनी है, इंडस्ट्री लगानी है, तो उसके लिए कौन कौन से विभाग से क्या क्या औपचारिकता करनी होगी, कहां से और कैसे एनओसी लेनी होगी, उन्हें किस तरह की सुविधाएं और सहायताएं देनी होगी। आज दूसरे प्रदेशों के, दूसरे देशों के निवेशक जब भारत में आते हैं या दूसरे प्रदेश में जो निवेश करने की सामर्थ्य रखते हैं उत्तर प्रदेश में आते हैं, तो ये खुशी की बात है। तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, उस समिट के लक्ष्य को पूरा करते हुए यह जो निवेश आएगा, उस निवेश का अधिकांश हिस्सा जो हमारे 18 मतलब मंडलीय स्तर के मुख्यालय हैं और उनके अंतर्गत आने वाले जिले हैं, वह कहीं ना कहीं ऐसे जो निवेशक हैं अपना निवेश करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए मुंबई और चेन्नई के बाद लखनऊ में रोड शो हुआ। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की अगुवाई में रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेश के साथ ही विभिन्न राज्यों के घरेलू निवेशक भी शामिल हुए, जो उत्तर प्रदेश के जिलों में अरबों रुपए के निवेश प्रस्ताव रखते हुए एमओयू भी साइन कर रहे हैं। लक्ष्य 75,000 करोड़ के निवेश का था, लेकिन इन्वेस्ट यूपी पोर्टल के ऑनलाइन डाटा के मुताबिक अब तक 331 इंटेंट दाखिल किए गए हैं, जिसमें 56,299 करोड़ रुपए के 262 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटी योगी सरकार अब उत्तर प्रदेश के अलग अलग मंडलों पर निवेश सम्मेलन आयोजित करेगी। मंडल स्तर पर ये निवेश सम्मेलन आयोजित होंगे। इससे जो देशी निवेशक हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बुलाया जाएगा इन निवेश सम्मेलनों में और उनसे ये बातचीत की जाएगी कि वो उत्तर प्रदेश में निवेश करें और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश के लिए उनको आमंत्रित किया जाएगा। देश के अलग अलग राज्यों से इन्वेस्टर यूपी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि प्रदेश का माहौल अब पहले से उत्तम है, जो सर्वोत्तम की ओर अग्रसर है। इन्वेस्टर खुद कह रहे हैं कि उद्योग के लिए प्रदेश का माहौल बेहतर है, कनेक्टिविटी है, बेहतर कानून व्यवस्था है, पर्याप्त लैंड मौजूद है और सबसे बड़ी बात सरकार का साथ मिल रहा है। यानी पहले जो जिस काम में महीनों लगते थे अब दिनों में हो जाते हैं।
पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि हमने आदरणीय योगी जी से रिक्वेस्ट किया था कि गोरखपुर में हम लोग प्लांट लगाना चाहते हैं, और उस टाइम उनके पास ज़मीन भी गवर्नमेंट के पास अवेलेबल नहीं थी। हम गवर्नमेंट की लैंड ही परचेज करना चाहते थे। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि 3 महीने के अंदर आपको ज़मीन मिल जाएगी। यानी हमने 7 जुलाई को अपनी एप्लीकेशन लगाई, और आप विश्वास करिए कि 19 सितंबर को हमारे पास सीईओ श्री पवन अग्रवाल जी का व्हाट्सएप मैसेज आ गया कि आप एप्लीकेशन डाल दीजिए, आपके लिए लैंड हमने एक्वायर कर ली है। योगी सरकार लखनऊ के बाद अब दूसरे मंडल मुख्यालयों में भी रोड शो आयोजित करेगी। 15 जनवरी से 2 फरवरी के बीच 8 मंडल मुख्यालयों में रोड शो होगा। 15 जनवरी को प्रयागराज मंडल में, 16 जनवरी को वाराणसी मंडल में, 19 जनवरी को आगरा मंडल में और 20 जनवरी को मेरठ मंडल में रोड शो होगा। इसके बाद 22 जनवरी को कानपुर मंडल में, 23 जनवरी को अयोध्या मंडल में, 24 जनवरी को बरेली मंडल में और 2 फरवरी को झांसी मंडल में रोड शो होगा। और यूपीसीडी को इसके आयोजन का जिम्मा सौंपा गया है। मतलब पहले विदेश, फिर देश और अब प्रदेश के जिलों से निवेश लाने के लिए टीम योगी काम कर रही है और उस लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है, जो यूपी के विकास में देश की तरक्की में अहम साबित होगा। यूपी बीजेपी की बात कर लेते हैं, जिसमें बहुत कुछ बदलने वाला है। जी हां, ये जानकारी दी है प्रदेश अध्यक्ष ने कि वार्ड से लेकर के प्रदेश स्तर के तमाम खिलाड़ी बदल दिए जाएंगे। बड़ा फेरबदल होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने न्यूज 18 पर बड़ा बयान दिया। भूपेंद्र चौधरी बोले कि वार्ड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारियों में बदलाव होगा। पार्टी में पुनर्गठन की प्रक्रिया को जल्दी पूरा किया जाएगा। भूपेंद्र चौधरी बोले कि पार्टी में हर स्तर पर बदलाव देखने को मिलेगा। नीचे से लेकर ऊपर तक हम लोग पुनर्गठन की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। अब केंद्र जितना कहेगा उतना पुनर्गठन का भाग हम लोग होंगे, लेकिन निश्चित रूप से परिवर्तन हम करेंगे। चाहे वार्ड हो, चाहे मंडल हो, जिले हो, प्रदेश हो, क्षेत्र हो, सब जगह परिवर्तन होगा। आंशिक परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन, पुनर्गठन जरूर होगा। थैंक यू सर। तो निकाय चुनाव से पहले बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। यह वक्त है छोटे से ब्रेक का।